Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of virginity, pregnancy, delivery. Shehbaz, chapter number 10 हम इसकी रिवीजन कर रहे थे। तो प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने क्या कवर कर लिया था। इस प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो प्रेगनेंसी के साइन होते हैं लिविंग बॉडी के अंदर, तो वो 3 टाइप के होते हैं। पहला सब्जेक्टिव फिनोमिना जो सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी बता सकती है। दूसरा प्रोबेबल साइन होते हैं, लेकिन ये प्रोबेबल साइन भी सही तरह प्रेगनेंसी को इंडिकेट नहीं कर सकते। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब होता है कि प्रेगनेंसी के अलावा कुछ और कंडीशंस भी होती है जिसके अंदर ये प्रोबेबल साइन आना शुरू हो जाते हैं। तो आपको प्रेगनेंसी को बाकी कंडीशन से डिफरेंशियली डायग्नोज करना पड़ता है। ठीक हो गया। वो कौन कौन से साइन थे, हमने कहा क्या क्या साइन पढ़े थे। पहला जो साइन था वो था एब्डोमेन में चेंजेस, दूसरा था सर्विकल म्यूकस प्लग, तीसरा यूट्राइन स्कोफोल है, चौथा बेलॉटमेंट होती है, पांचवा गोल्डेल साइन है या गोल्डवेल साइन बोलते हैं उसको, छठा हेगार साइन होगा। हेगार साइन के अंदर ये होगा कि जो सर्विक्स होता है जो कि हमारा लोअर यूट्राइन सेगमेंट बनाता है, 6th मंथ के बाद सर्विक्स इतना ज़्यादा कंप्रेसिबल हो जाएगा, डिस्टेंसिबल हो जाएगा कि अगर हम एक हाथ रखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रखता है और ऐसा लगता है कि दरमियान में कोई यूट्रस ही नहीं है। ठीक हो गया। यानी अगर आप क्या करें, एक हाथ रखें आप एब्डोमेन के ऊपर प्यूबिक सिम्फिसिस और दूसरा पोस्टीरियर फोर्निक्स के अंदर और दोनों को एंटीरियर टू पोस्टीरियर दबाए तो ऐसा लगेगा कि दरमियान में कोई यूट्रस ही नहीं है। इन शॉर्ट जो सर्विक्स होता है जो कि लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस होता है वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा कि आपको महसूस ही नहीं होगा कि दरमियान में कोई यूट्रस था भी या नहीं। तो इसको हेगार साइन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या होगा, इंटरमीडिएट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन होगी। ठीक हो गया। और जिनको आप बोलते हैं ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ये भी आपको जैसे प्रेगनेंसी एंड हो रही होती है तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। इनकी कॉन्ट्रैक्शन 2 से लेकर 3 मिनट तक एक्सटेंड करती है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल टेस्ट होते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल टेस्ट। अब बायोलॉजिकल टेस्ट क्या होती है? बायोलॉजिकल टेस्ट ये डिपेंडेंट होते हैं एक हार्मोन के ऊपर जो कि मदर के यूरिन के अंदर आता है। ठीक हो गया। वो मदर के यूरिन में कौन सा हार्मोन होता है? HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। कहती है कि प्रेगनेंसी या फर्टिलाइजेशन के बाद 8वें दिन के बाद से यानी सेकेंड वीक के अंदर ये रिलीज होना शुरू हो जाता है और प्रेगनेंसी के 12th डे के अंदर यानी हम कह सकते हैं कि सेकेंड वीक एंड हो रहा है तो इसमें इसके पीक आ जाती है। ठीक हो गया। यूरिन में आप इसको देख सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो। तो इसके बहुत सारे कुछ मेथड्स होते हैं। ठीक है, इसके मेजरमेंट के पहला होता है एशीम जोंडेक टेस्ट है, फिर हॉगबेन टेस्ट है, फ्रेडरिम टेस्ट। वैसे इनके सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन जो लास्ट वाला मेथड है इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, इसको आपने याद रखना होता है। ठीक है, ओके। अब इसके अलावा पॉजिटिव और कॉन्क्लूसिव टेस्ट। अब ये वाले जो पॉजिटिव होगी या कॉन्क्लूसिव टेस्ट होगी ये पक्का बता देगी कि प्रेगनेंसी है या नहीं है। ठीक है, ये डिफरेंशियली डायग्नोज कर देगी प्रेगनेंसी को डिफरेंट कंडीशन से। ठीक है, तो वो क्या होती है? पहला डिटेक्शन ऑफ फीटल हार्ट साउंड। अगर फीटल हार्ट साउंड आ रही है इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली के फीटस डेवलप हो चुका है, प्रेग्नेंट है। ठीक है, दूसरा फीटस का रेडियोग्राफ करते होते हैं, तीसरा अल्ट्रासोनोग्राफी और चौथा MRI। चारों चलो हायर टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें है। ठीक हो गया। अब फीटल हार्ट साउंड नॉर्मली आपने सिर्फ ये याद रखना है कि 5th मंथ में, ठीक है, और 9th मंथ में दूसरा होता है। ठीक है, यानी 5th मंथ में 160 और 9th मंथ में 120। ठीक हो गया। इसकी वजह ये होती है कि पहले आपको पता है कि जो वेट होता है, वेट का गेन ये तकरीबन दरमियान वाले मंथ्स में काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, यानी काफ़ी वेट गेन करता है और लास्ट में आके वेट को गेन करना कम शुरू कर देता है, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट की कम होने की वजह से हार्ट रेट भी थोड़ा सा कम देखने को मिलता है 9th मंथ में आके। ठीक हो गया। तो 9th मंथ में 120 और 5th मंथ में 160। ठीक हो गया। ओके। और जो यूट्राइन स्कोफोल था, यूट्राइन स्कोफोल मैंने जैसे समझाया था कि यूट्राइन स्कोफोल क्या होता है कि सॉफ्ट ब्लोइंग मर्मर्स होते हैं, यूट्रस के लैटरल साइड के ऊपर देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये भी अच्छे तरीके से स्टैब्लिश होना शुरू हो जाते हैं और ये स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस होती है इसके साथ फीटल हार्ट साउंड के साथ। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि जो यूट्राइन स्कोफोल होते हैं ये सॉफ्ट ब्लोइंग मर्मर होती है, लेकिन आपने इन दोनों को कंफ्यूज नहीं करना होता। ठीक है, कि ऐसा ना हो कि यूट्राइन स्कोफोल को आप फीटल हार्ट साउंड से मिक्स कर दो, कंफ्यूज कर दो। ठीक है, बाकी इसमें याद करने वाला कुछ भी नहीं, आपने सिर्फ हेडिंग को याद रखना है। दूसरी हेडिंग क्या होगी? रेडियोग्राफ ऑफ फीटस। तीसरा सॉरी दूसरे पहले इन्होंने बी वाला ही खा गए पकड़ के, तो डिटेक्शन ऑफ फीटल हार्ट साउंड, रेडियोग्राफी ऑफ फीटस है, अल्ट्रासोनोग्राफी है, फिर इसके बाद MRI होती है। ठीक हो गया। तो ये सारे टेस्ट क्या होते हैं? पॉजिटिव कंक्लूसिव टेस्ट होते हैं। अब ये थे लिविंग बॉडी के अंदर। अगर कोई डेड बॉडी है, ठीक है, और ये चेक करने के लिए कि वो प्रेग्नेंट थी या नहीं थी, तो फिर हम किस तरह से कौन से डायग्नोस्टिक साइन चेक करते हैं? सबसे पहले क्या होगा कि अगर अर्ली फर्टिलाइजेशन के केस में ओवम या लेट प्रेगनेंसी के अंदर फीटस देखने को मिलेगा। ठीक हो गया। ओके। इसके अलावा यूट्राइन चेंजेस देखने को मिलेगी, यूट्रस थिक होगा, इसका साइज बड़ा होगा, लेंथ वाइज और ब्रेथ वाइज दोनों वाइज। ठीक है, कॉर्पस लूटियम को देखा तो कॉर्पस लूटियम एक कोरोबोरेटिव एविडेंस होता है। ठीक है, प्रेगनेंसी का। ठीक है,
ठीक है, तो कॉर्पस लूटियम वगैरह को देखेंगे। तो सिर्फ आपने हेडिंग को याद रखना है, क्योंकि ना इतनी सारी थ्योरी लिखी हुई होती है और ये याद होती भी नहीं है। सिर्फ मेन हेडिंग को याद रखोगे तो काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी, और सिर्फ रीड करोगे तो सुपरफिशियल, और हेडिंग को तो कभी नहीं भूलना। जिस तरह पाकिस्तान स्टडी में हम हेडिंग को नहीं बोलते और अंदर हम अपनी मर्जी से लिखाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मेडिको लीगल आस्पेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी, ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वाइवा के लिए, ठीक है। तो मेडिको लीगल आस्पेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी कि हम प्रेगनेंसी को पढ़ रहे क्यों है फोरेंसिक मेडिसिन में। हालांकि प्रेगनेंसी को हमने पढ़ा था एम्ब्रियो के अंदर, ठीक है, फर्स्ट ईयर के एम्ब्रियो के अंदर पढ़ा था, फोरेंसिक मेडिसिन में क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कि अगर जो एडवांस बाज़ वक्त ऐसा होता है कि कोई औरत होती है, कहती है कि मैं अदालत को ज्वाइन नहीं कर सकती, और वो अपना बहाना ये बनाती है प्रेगनेंसी का। तो प्रेगनेंसी को चेक करने के लिए हम ये साइन वगैरह देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, एक्सक्यूज टू अवॉइड अटेंडेंस, ठीक हो गया, कि अगर कोई औरत या फीमेल कोर्ट को अटेंड नहीं करना चाहती, प्रेगनेंसी का जवाब बनाती है। दूसरा ये होगा कि जो कॉन्विक्टेड वुमेन है वो ये बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, और वो एग्जीक्यूशन वगैरह को अवॉइड करने के लिए, हालांकि उसके ऊपर कोई जुर्म आयद हो चुका है। कॉन्विक्टेड का क्या मतलब है, इसके ऊपर जुर्म आयद हो चुका है, सरजद हो चुका है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि कभी कभार ऐसा होता है कि कोई वुमेन होती है, उसका कोई शोहर मर गया है, लेकिन वो प्रेग्नेंट होने का बहाना रचती है, ठीक है। इसका मेन पर्पस ये होता है कि ताकि वो अपने शोहर की सारी विरासत का हिस्सा खुद ही नपेट ले, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि बाजू का ऐसा होता है कि अगर तलाक वगैरह हो जाती है, मैरिज वगैरह ख़त्म हो जाती है, तो वो प्रेग्नेंट अगर है, ठीक है, तो वो आगे अपने नए होने वाले बच्चे के लिए खर्च वगैरह मांग सकती है, ठीक है, ओके। और बाद वक़्त ऐसा होता है कि एक फीमेल होती है, वो दूसरे बंदे को ब्लैकमेल करती है, उस तरह से ब्लैकमेल करती है कि तुमने उसे प्रेग्नेंट कर लिया, ठीक है, यानी ठीक हो गया। आगे इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कुछ ये पॉइंट हो सकता है कि अगर ये हो सकता है कि अगर कोई वुमन है, वो अनमैरिड है या बेवा है या अपने शोहर से दूर है, और लोगों ने इसके ऊपर कोई शक वगैरह या कोई इल्ज़ाम लगा दिया कि प्रेग्नेंट है, तो इस चीज़ को करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए भी प्रेगनेंसी को चेक करने वाले साइन सिम्पटम को देखा जाता है। तो ठीक हो गया, तो आप इसको एक मतलब रीड कर लेना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ इसको नोट कर लेना। जिस तरह इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ, आप इसको अंडरलाइन कर लेना कि पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा। मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ, ठीक है। सबसे पहले एक्सक्यूज टू अवॉइड अटेंडेंस है, ठीक है। दूसरा कन्वेक्टेड वुमेन, यहाँ से प्रेग्नेंट टू अवॉइड अवॉइड लेबर वर्क और एग्जीक्यूशन है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, तीसरा में पॉइंट क्या होगा कि इंटाइटल टू ई स्टेट लेफ्ट बाय हर हस्बैंड है, या ब्रीच ऑफ प्रॉमिस है। इसके बाद क्या होगा, ब्लैकमेल अ पर्सन और एक्यूज्ड हिम है, ठीक है, ओके। या क्लेम ग्रेटर कंपनसेशन है, ओके। और या फिर अपने आप को विंडिकेट करने के लिए, ठीक हो गया, ओके। या रेप की वजह से जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करने के लिए, ओके। या जो प्रेगनेंसी सस्पेक्टेड होती है टू बी द मोटिव फॉर सुसाइड और मर्डर, या दूसरे एल मनी। तो इन सब चीज़ों को आपने हाईलाइट कर लेना, ठीक है, और इन्हीं चीज़ों को आपने याद करना है। बाकी पूरा पैराग्राफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने कीवर्ड्स को नोट करना है, क्योंकि एग्जाम के अंदर कीवर्ड्स ही आते होते हैं, तो यही ज़्यादा याद हो जाएगी, बाकी तो हमारा याद नहीं होगा, ओके। तो अब प्रेगनेंसी के कुछ अनयूजुअल फॉर्म को देख लेते हैं। पहला सुपरफिकेंडेशन और सुपरफिटेशन होती है। सुपर का मतलब यहाँ पर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाएगी। नॉर्मली आपको पता है कि एक ओवरी 28 दिनों में या एक महीने के अंदर सिर्फ एक ही ओवर रिलीज करती है, लेकिन अगर वो क्या हो, दो सेपरेट ओवर रिलीज करे, ठीक है, ओके, और उनकी फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो इन इसकी वजह से सुपरफिकेंडेशन और सुपरफिटेशन हो जाएगा। अब इसमें डिफरेंस क्या होगा, अब पहला आपने नोट करना है कि यहाँ पे शुरू में लिखा हुआ है फर्टिलाइजेशन ऑफ टू सेपरेट ओवा रिलीज बाय एन फ्रॉम एन ओवरी, ठीक है। ये वर्ड आपको वहां पे भी देखने को मिलेगा, फर्टिलाइजेशन ऑफ टू डिफरेंट ओवा, ठीक है, या टू सेपरेट ओवा रिलीज फ्रॉम द ओवरी, ठीक हो गया। लेकिन अब यहाँ पर आप फर्क नजर आएगा, अगर ओवा रिलीज फर्टिलाइजेशन हुई है, ठीक है, किस टाइम, सेम टाइम, ठीक है, और अगर फर्टिलाइजेशन होती है टू सेपरेट टाइम, ठीक है, और यहाँ पे कोइटस क्या होगा, टू डिफरेंट टाइप का कोइटस होगा, ठीक है, ठीक हो गया, ओके। अब इन दोनों में होगा क्या, इन दोनों में ये होगा कि जो फर्टिलाइजेशन होती है, दो ओवा की फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और एट ए टाइम हो जाएगी, और इस तरह से होता है कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो एक मरतबा नहीं दो मरतबा होता है, और वो भी डिफरेंट एक्ट, यानी एक फीमेल थी एक्स और उसके साथ करने वाले इंटरकोर्स करने वाले मेल ए और बी था, ठीक हो गया। अगर ये दोनों क्या करे, इतनी जल्दी इंटरकोर्स करे कि इनके दरमियान कोई टाइम लैप्स ना हो, ठीक है, और इनकी फर्टिलाइजेशन हो जाए दोनों ओवा की, तो उसको बोलते हैं सुपरफिकेंडेशन। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन होने में क्या हो, कुछ ना कुछ टाइम हो, और टाइम होने का वजह ये होगी कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म किया गया, क्वाइटस परफॉर्म किया गया, उसमें तकरीबन 2 से लेकर 3 महीने का ड्यूरेशन था, ठीक हो गया, तो उसको बोलते हैं सुपरफिटेशन। इसके अंदर क्या होगा, जो दो फीटस होते हैं वो डिफरेंट स्टेज के अंदर होते हैं डेवलपमेंट के अंदर, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, जो इन्फेंट हो गया वो इक्वली डेवलप हो गए, उनमें गैप भी तकरीबन ना होने के बराबर होगा इनकी डिलीवरी का, ओके।
तो प्रेगनेंसी के बाद फाइनली एंडिंग होती है प्रेगनेंसी की, जिसको बोलते हैं डिलीवरी। डिलीवरी का क्या मतलब होता है? चाइल्ड बर्थ, जिसको बोलते हैं एक्सपल्शन और एक्सट्रैक्शन ऑफ चाइल्ड, और उसकी फीटल मेम्ब्रेन होती है। ओके, तो कहते हैं कि फोरेंसिक एक्सपर्ट को एक डिलीवरी की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो एक साइंस क्या होता है रीसेंट डिलीवरी का, जिस तरह आपको पहले देखा था कि साइंस ऑफ प्रेगनेंसी क्या होते हैं, इसी तरह साइंस ऑफ रीसेंट डिलीवरी। जिस तरह पहले देखा था कि लिविंग बॉडी में क्या होती है, डेड बॉडी के अंदर क्या होती है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। ठीक हो गया। ओके, तो पहला होगा साइंस ऑफ रीसेंट डिलीवरी, क्या अगर डिलीवरी रीसेंट हुई है। दूसरा क्या होगा, रिमोट डिलीवरी, के डिलीवरी हुए काफ़ी टाइम हो चुका है प्रीवियस प्रेगनेंसी को ठीक है देखने के लिए। ठीक है, तो उसमें भी लिविंग और डेड वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और इसकी भी मेडिको लीगल आस्पेक्ट होगा। तो पहले हम मेडिको लीगल आस्पेक्ट को देख लेते हैं। ठीक हो गया। अब जो डिलीवरी के एक्ट या डिलीवरी का जो फैक्ट होता है उसको स्टैब्लिश क्यों करते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ जस्टिस, क्या आपने इंसाफ दिलाना है किन किन कंडीशन के अंदर, इन केस ऑफ फेन डिलीवरी, डिलीवरी छुपाई हुई है। ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि किसी की बर्थ छुपाई हुई है, ब्लैकमेलिंग के केस में, या लेजिटिमेसी के वरासत के केसेस में ऐसा हो सकता है, या कोई एलिज का क्या मतलब होता है, जिसके ऊपर हम इल्ज़ाम आयद होता है, क्रिमिनल अबॉर्शन या इन्फेंटिसाइड के केस में। ठीक है, या चेस्टिटी या लाइबल एक्शन ऑफ चेस्टिटी। ठीक है, चेस्टिटी वैसे इसको वर्जिनिटी को बोलते हैं। ठीक है, ओके, और फेन डिलीवरी दोबारा से आ गया, फेन डिलीवरी, अबॉर्शन एंड इन्फेंटिसाइड ये भी दोबारा से आ गया। ठीक है, तो आपने लास्ट वाले 2 पॉइंट को छोड़ देना और इन सब चीज़ों को देखने के लिए। ठीक हो गया। तो इन सब केसेस के अंदर जस्टिस को प्रमोट करने के लिए, पर्पस को फॉलो करने के लिए इसके मेडिको लीगल आस्पेक्ट को देखा जाता है, किसके डिलीवरी के। अब इसके साइन वगैरह को देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला लिविंग बॉडी के अंदर क्या साइन होंगे, और ये साइन मोर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। ठीक है, जब फुल टर्म डिलीवरी होती है, आपको पता है ना कि एक फुल टर्म होती है, प्री मेच्योर होती है, पोस्ट मेच्योर होती है, तीनों का ड्यूरेशन मैंने बताया था। लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो दोबारा दिखा देता हूँ कि जो फुल टर्म 280 डेज़ का होता है, और जो प्री मेच्योर होता है वो 210। ठीक है, और 359 ये पोस्ट मेच्योरिटी। ठीक हो गया। तो फुल टर्म की बात करें, इसमें जो साइंस होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पहले जनरल अपीयरेंस क्या होगा ओवरऑल, जो प्रेग्नेंट लेडी को डिलीवरी के बाद किस तरह से नजर आएगी, पेल होती है, एग्जॉस्टेड होती है, इल लुकिंग होती है, उसकी पल्स सॉफ्ट होगी, क्विक होगी। ठीक है, टैकीकार्डिया वगैरह हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ हो सकता है। ओके, ब्रेस्ट के बाद क्या चेंजेस है कि ब्रेस्ट काफ़ी लार्ज होते हैं, टेंस होते हैं, टॉर्शियस होते हैं, कंजेस्टेड होती है, डार्क ब्लड पिगमेंटेशन देखने को मिलती है, मॉन्टगोमरी ट्यूबरकल देखने को मिलता है। अगर कोलेस्ट्रॉल का प्रेस करते हो तो वहाँ से क्या निकलता है, सॉरी, अगर ब्रेस्ट को प्रेस करते हैं तो वहाँ से कोलेस्ट्रॉल निकलता है, उसके अंदर एक एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन इनहिबिटर होता है। ठीक हो गया। ओके, अब एब्डोमेन क्या नजर आएगी, एब्डोमेन क्या होगी, फ्लैसिड सी होगी, स्किन रिंकल्ड होगी, लीनिया एल्बिकेंटीज। ठीक है, जिसको आप स्ट्राई ग्रेविडरम वगैरह बोलते हो। ठीक है, स्ट्राई नजर आई है। फोरशेड क्या होगी, फोरशेड क्या होती है, पोस्टीरियरली आपको क्या जंक्शन पे देखने को मिलती है लेबिया मेनूरा के। तो ये क्या होते हैं, जो प्राइमी पैरा में यूली रैप्चर होती है, प्राइमी पैरा पहली डिलीवरी होती है। ठीक है, वुल्वा में देखें जिसको हम फीमेल जेनिटल ट्रैक या तो फीमेल जेनिटेलिया बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, तो ये ब्रूज होते हैं। ठीक है, ब्रूजेस देखने को मिल सकती है। यूट्रस इनलार्ज होगा और इसको इजीली फेल्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, सर्विक्स क्या होगा, सर्विक्स भी सॉफ्ट होता है, पैट्यूलस होता है, इसके एजेस भी लैसरेटेड या ब्रूज वगैरह हो सकते हैं। ओके, वजाइनल डिस्चार्ज होगी तो वजाइनल डिस्चार्ज में आपको एक स्पेसिफिक सोर ऑर्डर देखने को मिलेगा। ठीक है, उस वजाइनल डिस्चार्ज को जो डिलीवरी के टाइम पे होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं लूचिया। और ये असल में ये यूट्रस की हीलिंग हो रही होती है ना डिलीवरी के बाद, क्योंकि यूट्रस थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है, लैसिरेटेड या ब्रूज हो जाता है, तो उसकी हीलिंग की वजह से जो फ्लूइड होता है तो उसको लूचिया बोलते हैं। ठीक है, अब डिपेंडिंग अपॉन इसकी कंसिस्टेंसी क्या है, एक होता है लूचिया रूबरा, रेड से निकला है तो ये क्या होगा, ब्लड स्टेन होता है। ठीक है, फर्स्ट 3 डेज में, फिर नेक्स्ट 3 डेज में क्या हो जाएगा, पेल होना शुरू हो जाएगा, सीरस लाइक हो जाएगा, इसको बोलते हैं लूचिया सिरोजा। बाद फाइनली क्या हो जाएगा, ये एल्बा बन जाएगा। ठीक है, जिस तरह लीनिया एल्बा होता था। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट 3rd डे में क्या हो जाएगा, येलोविश और ग्रीनिश होना शुरू हो जाएगा। फाइनली 15 दिन तक इसका कलर पेल होते होते खत्म हो जाएगा। डेड बॉडी के अंदर क्या क्या साइन होते हैं, ठीक है, तो पहला आपने प्लेसेंटल साइड, दूसरा ओवेरीज एंड फैलोपियन ट्यूब, और तीसरा हिस्टोलॉजिकल सेक्शंस या हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन होते हैं। और अगर आप साइन ऑफ रीसेंट डिलीवरी लिविंग बॉडी में देख रहे हो तो जनरल अपीयरेंस वाला हेडिंग आपने याद रखनी है, ब्रेस्ट है, एब्डोमेन है, फॉरशेट्स है, वुल्वा है, यूट्रस है, सर्विक्स है, वेजाइनल डिस्चार्ज है। ठीक हो गया। इन शॉर्ट जब भी आप प्रेगनेंसी डिलीवरी की बात करते हैं तो आप हमेशा जेनिटेलिया की बात करते हैं, चाहे ब्रेस्ट आ जाती है, चाहे इसमें फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में वजाइना, यूट्रस वगैरह ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ओके, डेड बॉडी के अंदर क्या होगा, प्लेसेंटल साइट होगी, तो प्लेसेंटल साइट किस तरह से नजर आएगी, डार्क कलर की नजर आएगी और ग्रैनुलर अपीयरेंस देखने को मिलेगी। ठीक हो गया। ओके, और वो कवर्ड हो सकती है क्लॉटेड ब्लड से या डेसिडुआ के कुछ पोर्शन से भी हो सकती है। ओवरी और फैलोपियन ट्यूब क्या होगी, नॉर्मली कंजेस्टेड होती है। ठीक है, हिस्टोलॉजिकल सेक्शन के अंदर आपको कुछ ना कुछ ट्रोफोब्लास्टिक एपिथेलियम और कोरियोनिक विलाई के सेल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ओके
ये भी हो सकता है कि आपको बड़ा सा कॉर्पस लूटियम भी मिल जाए, ठीक हो गया। अब साइंस ऑफ रिमोट डिलीवरी, ठीक है, रिमोट डिलीवरी मतलब डिलीवरी हुए हुए कुछ टाइम हो चुका है, प्रीवियस डिलीवरी को डायग्नोस किस तरह से करना लिविंग बॉडी में और फिर आएगा डेड बॉडी में। वही पॉइंट्स होती है, ब्रेस्ट को देखना है, एब्डोमेन को देखना, लीनिया नाइग्रा है, विजाइना है, यूट्रस, सर्विक्स आ जाएगा, ठीक है, हाइवन आ जाएगा। ओके, सब चीज़ें वही है, बस यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे कि जो ब्रेस्ट होगा नॉर्मली क्या होगा, लैग्स सॉफ्ट होगा, पेंडुलस होगा, ठीक है, रिंकल्ड भी हो सकती है अगर उसने बेबी को नरिश किया है, ठीक है। एब्डोमेन क्या होगा, लैग्स सॉफ्ट होता है, ठीक है, वहाँ पे लीनिया अल्बाकेंटिस होगा। ओके, आई थिंक लीनियर अल्बिकेंटिस को लीनियर नाइग्रा भी बोलते हैं। ओके, नहीं, लीनियर नाइग्रा डिफरेंट है। लीनियर नाइग्रा क्या होता है, डार्क पिगमेंटेड लाइन होती है प्यूबिस से लेकर अम्बलाइकस तक। वजाइना की वाल क्या होगी, लैक्स होगी, हर चीज लैक्स होगी, सॉफ्ट होगी, ठीक है। हाइमन क्या होगा, हाइमन होगा ही नहीं, ठीक है, या फिर हाइमन के कुछ ना कुछ नोड्यूलर मैसेज देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं कैनोनिकली मिलिटिफॉर्म्स। फोरशेड और पोस्टीरियर कमीशन क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। और सर्विस क्या होगा, इसमें ट्रांसवर्स स्लिट देखने को मिलेगी, ट्रांसवर्स हॉरिजॉन्टली को बोलते हैं, ठीक है। और इसके मार्जिन्स रिलेटिवली इरेगुलर होगी। जो ओस होती है, ये जो बॉडी ऑफ यूट्रस और सर्विक्स के दरमियान जो ओपनिंग होती है, इंटरनल ओस या इंटरनल ओपनिंग काफ़ी ज़्यादा वाइडर होगी क्योंकि डिलीवरी हो चुकी है। डेड बॉडी में देखो तो वही सब चीज़ें होगी, यूट्रस लार्जर है, थिकर है, हैवियर होगा एज कम्पेयर टू नलीपैरस, ठीक है। नलीपैरस जिसने कभी कोई चाइल्ड बर्थ नहीं की, ठीक है। बॉडी ऑफ यूट्रस ट्वाइस होता है, प्रीवियस डे लैसिलेशन देखने को मिल सकता है। एक्सटर्नल और इंटरनल ओस रिलेटिवली क्या होती है, लार्जर होती है, ठीक है। प्लेसेंटल साइड एलिवेटेड होती है और ब्लड पिगमेंट से, ब्लड क्लॉटेड से, डेसिडुआ से टेंज होगी और ब्लड वेसल्स वगैरह भी देखने को मिल सकती है डेथ के बाद, ठीक है। नली पैरस और पैरस यूट्रस में कुछ फर्क लिखा हुआ है। वैसे फर्क इतना ज़्यादा एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लो कि नली पैरस जिसने कभी कोई चाइल्ड बर्थ अटेन नहीं की और इसमें एक चाइल्ड बर्थ हो चुकी है, ठीक है, यानी प्रेग्नेंट यूट्रस है और नॉन प्रेग्नेंट है, तो इससे स्मॉलर होगा, ये बड़ा होगा, वेट इसका ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर आप रेशियो देखो बॉडी और सर्विक्स की, ठीक है, तो लेंथ ऑफ बॉडी और सर्विक्स तकरीबन सिमिलर होती है, 1:1 रेशियो कह लो, लेकिन यहाँ पे जो बॉडी की लेंथ होती है वो सर्विक्स से डबल हो जाती है, 2:1 कह लो आप, ठीक है। अपर सर्फेस ऑफ फंडेक्स इसमें लेस कन्वेक्स होगा, इसमें मोर कन्वेक्स होगा। इसमें तकरीबन सेम लाइन जहाँ पे ब्रॉड लिगामेंट उसके लेवल पे होता है, लेकिन ये ब्रॉड लिगामेंट से ऊपर की तरफ चला जाएगा क्योंकि यूट्रस थोड़ा सा ऊपर की तरफ फैलती होती है। यूट्राइन कैविटी क्या होगी, कन्वेक्स होगी, इसमें इनर वाल क्या होगी, कॉनकेव होती है, अंदरूनी वाली वाल, और ये ट्रायंगुलर कैविटी बनाती है। और चूंकि कोई डिलीवरी प्रेगनेंसी नहीं होनी तो इसमें भी स्पेस कम है, लेकिन इसके अंदर रिलेटिवली स्पेस ज़्यादा होती है। स्कार वगैरह इसमें देखने को मिलती है प्रेग्नेंट वाले में। एक्सटर्नल लॉस क्या होती है, इसमें ट्रांसफर स्लिट लाइक ओपनिंग होती है। इंटरनल लॉस इल डिफाइंड होती है, रिंकल्ड मार्जिन होती है, जबकि इसके अंदर सर्कुलर होती है, ऊपर वाली राउंडिश होती है, ठीक है। अब इसके बाद लेजिटिमेसी है, लेजिटिमेसी जिसको आप वरासत वाला क्या बोलते हो। इसमें आपने एक वर्ड नोट करना है कि ये किस सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है यूएस अंडर सेक्शन 112, ठीक है, 112, ये एमसीक्यू में आ सकता है। अब यहाँ पर लेजिटिमेसी या लेजिटिमेट होने के दो कंडीशन लिखी हुई है कि चाइल्ड बोर्न होता है मैरिड वुमन में जब उसकी शादी कंटिन्यू है, ठीक है, या वो निकाह में है या निकाह खत्म हो चुका है लेकिन बच्चा गेस्टेशन में था, ठीक है, तो इस केस के अंदर वो लेजिटिमेट होता है, वो वरासत का हकदार वगैरह होता है, ठीक है। अब यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ लेजिटिमेसी है, पहला मुस्लिम लॉ और कुछ इंग्लिश लॉ होती है। मुस्लिम लॉ में जो लेजिटिमेसी या वरासत होती है वो डेट ऑफ कंसेप्शन से होती है, ठीक है। अगर कंसेप्शन पहले होती है मैरिज से पहले तो वो ठीक है, ठीक है, तो वो लेजिटिमेसी नहीं होती, लेकिन अगर कंसेप्शन वैलिड मैरिज वाले पीरियड के अंदर आ जाती है तब वो स्टैब्लिश हो जाती है लेजिटिमेसी। जबकि इंग्लिश रूल में क्या होता है कि जो लेजिटिमेसी होती है वो डेट ऑफ बर्थ से की जाती है, ना कि डेट ऑफ कंसेप्शन से, ठीक हो गया। लेकिन हमारा इंग्लिश लॉ से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा मुस्लिम लॉ से, ठीक हो गया। अब प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी अंडर द मोहम्मदन लॉ, ठीक हो गया, कि अगर चाइल्ड बोर्न होता है लेस देन 6 मंथ आफ्टर द मैरिज, ठीक है। आपको पता है कि मैरिज के बाद, इंटरकोर्स के बाद 9 मंथ में डिलीवरी वगैरह होती है, ठीक है। लेकिन अगर लेस देन 6 मंथ में बच्चा पैदा होता है शादी के बाद, इसका मतलब कि वो उसका नहीं था, इससे पहले भी कोई कोइटस वगैरह हो चुका था। अगर 6 मंथ के बाद होता है मैरिज की डेट्स के बाद, ठीक है, तब उसको लेजिटिमेट वगैरह कहा जाता है, ठीक है। ओके, या ये भी कहा जा सकता है कि जो शादी खत्म हो गया है लेकिन शादी खत्म होने के 2 साल तक के अंदर अंदर क्या होता है वो लेजिटिमेट बन सकता होता है, ठीक है। शादी खत्म हो चुकी है लेकिन शादी खत्म होने के 2 साल के अंदर अंदर वो पैदा हो जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं, उसको भी हम लेजिटिमेट वगैरह बोलेंगे। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा है उसका नाम है लियान, ठीक है, लियान। अब मोहम्मदन लॉ के मुताबिक क्या होता है कि तो मोहम्मदन कानून के मुताबिक क्या होगा कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाता है कि उसने किसी और के साथ जिना वगैरह किया, अडल्ट्री किसी और के साथ बोलते हैं, किसी शादीशुदा के साथ जो जिना होता है, ठीक है, सेक्स होना, तो अडल्ट्री, या कोई ये कहता है कि मैं इसका बाप नहीं हूँ, तब वो क्या करता है अपनी वाइफ के ऊपर अप्लाई करता है, ठीक है, कुछ चेंजेस अप्लाई करता है ताकि वो ये कंफर्म कर सके कि वाकई में कि औलाद किस चीज़ की है, ठीक है। तब इसको, इस कंडीशन को बोलते हैं लियान। इसको सादा लफ्ज़ों में समझाओ कि लियान का दूसरा वर्ड क्या होता है, मौलाना, या मौलाना बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें होता ये है कि हस्बैंड अपनी वाइफ के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाता है कि वो जिना कर रही थी दूसरी शादीशुदा मर्द के साथ, ठीक है, लेकिन उस हस्बैंड के पास कोई 4
शवाहिद वगैरह या 4 सबूत या 4 गवाही नहीं थी, लेकिन वो अल्लाह ताला से ये कहे, अल्लाह ताला से कसम खा के ये कहे, या अल्लाह ताला को ये कहे कि अल्लाह ताला तू जानता है कि मैंने देखा है, लेकिन मेरे पास 4 सबूत नहीं है, 4 गवाही नहीं है, और इस टाइप या इस केस के अंदर वो डाइवोर्स देता है, ठीक है? तो इसको बोलते हैं लियान, ठीक है? तो यहाँ पर ऊपर ये वर्ड्स यूज़ हो रहा था, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है? बाकी आप इसको खुद देख लेना, पढ़ लेना। इसके बाद नेक्स्ट है मेडिको लीगल एस्पेक्ट ऑफ लेजिटिमेसी या पैटर्निटी होता है कि पहला नलिफिकेशन ऑफ मैरिज है। इसमें ये होता है कि मैरिज को या तो कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, ये किस केस के अंदर होगा, ठीक है? अब ये तो पता है कि होमोसेक्सुअल शादी तो होती नहीं है, या कोई एक पार्टी क्या हो रही हो इम्पोटेंसी या इंसैनिटी या दूसरे डिजीज़ से, छूत वाली बीमारियों से अफेक्टेड हो, ठीक है? ओके, ओके, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने देख लेनी है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा बोरिंग टॉपिक है ये वाला, ठीक है? इसके बाद डाइवोर्स है कि डाइवोर्स के ग्राउंड क्या हो सकते हैं, वजूहत क्या हो सकती है? पहला एडल्ट्री है, दूसरा डिजर्शन है, तीसरा क्रुएल्टी है, चौथा अननेचुरल सेक्सुअल प्रैक्टिसेस है। अब नेक्स्ट एक ये डेफिनेशन आ गई है जिसको बोलते हैं मैत्री करार, ये फ्रेंडशिप कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है? फ्रेंडशिप कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें ये होगा कि जो एक मैरिड वुमन है, एक मैरिड मैन है, वो किसी दूसरी औरत के साथ रह सकता होता है कि बगैर किसी डाइवोर्स ऑब्टेन किया, ठीक हो गया? तो ये जो पेपर मैरिज होती है, ठीक है, जो इस्लाम में जायज़ नहीं है, तो इसको बोलते हैं फ्रेंडशिप कॉन्ट्रैक्ट या इसको मैत्री करार बोलते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है अबॉर्शन है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहीं से सवाल आता होता है, ठीक है? तो अबॉर्शन की डेफिनेशन क्या होती है? अबॉर्शन की डेफिनेशन ये होती है कि जो कंसेप्टस के प्रोडक्ट है उसका एक्सपल्शन होना, ठीक है? किसी भी गेस्टेशन वाले पीरियड में, लेकिन वो फुल टर्म से पहले हो, ठीक है? फुल टर्म से पहले किसी भी पीरियड में कंसेप्टस के प्रोडक्ट को एक्सपेल करना फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट से, तो इसको बोलते हैं अबॉर्शन। अबॉर्शन की जो सज़ा है वो 3 साल की है, ठीक है? ओके, लेकिन अगर अबॉर्शन किसी वुमन की लाइफ को सेव करने के लिए परफॉर्म किया जाता है, इसको बोलते हैं अबॉर्शन इन सेक ऑफ गुड फेथ, ठीक है? तो उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं होती। अब इसकी मेडिकल डेफिनेशन क्या होती है? पहला वैसे तो अबॉर्शन की लीगल डेफिनेशन में तो किसी भी टाइम, लेकिन फुल टर्म से पहले अगर एक्सपल्शन करते हैं तो उसको तो लीगल डेफिनेशन में अबॉर्शन बोलते हैं, लेकिन मेडिकली क्या बोलते हैं? मेडिकली अगर एक्सपल्शन होती है विद इन 3 मंथ यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है तो उसको बोलते हैं अबॉर्शन, लेकिन अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में होती है तो उसको मिसकैरेज बोलते हैं। अगर थर्ड ट्राइमेस्टर यानी 7th मंथ से पहले होती है तो उसको बोलते हैं प्रीमैच्योर लेबर कहते हैं, ठीक है? ओके, अब लीगल डेफिनेशन या कुछ कानूनी डेफिनेशन कौन-कौन सी है? पहला इसकाते हमल और दूसरा इसकाते जनन है। इन दोनों में पहला कीवर्ड क्या होगा कि जो अबॉर्शन होगा वो वुमेन की लाइफ को सेव करने के लिए नहीं होगा, अबॉर्शन गुड फेथ के लिए नहीं होगा, और इसकाते हमल में क्या होगा? ऑर्गन की फॉर्मेशन नहीं होगी और उस वक़्त अबॉर्शन होगा। लेकिन इसकाते जनन के अंदर ऑर्गन की फॉर्मेशन हो चुकी होती है, यानी जो जन्म लेने के बाद ऑर्गन डेवलप हो चुके होते हैं, इसके बाद अबॉर्शन जो होता है उसको बोलते हैं इसकाते जनन बोलते हैं, ठीक हो गया? ओके, अब इसकी पनिशमेंट क्या होती है? इसकी पनिशमेंट 3 साल होती है, और इसकी पनिशमेंट वगैरह यहाँ पे दियात वगैरह आई है, वैसे पनिशमेंट एग्जाम में नहीं पूछी जाती। अबॉर्शन की क्लासिफिकेशन क्या है? ठीक है, पहला होता है नेचुरल अबॉर्शन, ठीक है? नेचुरल अबॉर्शन स्पॉन्टेनियसली होता है, खुद ब खुद होता है, कुदरती वजूहात की वजह से होता है, ह्यूमन का कोई इसमें अमल दखल नहीं होता, ठीक है? ओके, अब इस नेचुरल अबॉर्शन की रीज़न क्या होती है? कुछ रीज़न माँ की तरफ से आती है, कुछ बाप की तरफ से आती है, कुछ फीटस की तरफ से आती है। जो माँ की तरफ से आती है उसको मैटरनल या गायनोकोलॉजिकल बोलते हैं, इसमें यूट्राइन मैटरनल कॉज आ सकते हैं, सिस्टमिक डिजीज़ आ सकती है, पॉइजनिंग आ सकती है, नर्वस डिजीज़ आ सकती है, प्लेसेंटा की डिजीज़ आ सकती है, या साइकोजेनिक इरिटेबिलिटी आ सकती है। फीटल कॉजेज़ में कुछ फीटल के कुछ एमनियन वगैरह एमनियोटिक फ्लूइड के कॉज आ जाएगी, पैटर्नल कॉजेज़ में स्पर्म्स वगैरह आ जाएगी, ठीक है? और स्टार्ट करते हैं पैटर्नल कॉजेज़ में कि अगर स्पर्मेटोज़ोआ डिफेक्टिव है, अगर मेल किसी लेड या फास्फोरस फैक्टर में काम करता है तो वहाँ पे पॉइजनिंग की वजह से स्पर्मेटोज़ोआ डिफेक्टिव हो सकते हैं, या कुछ ज़्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स की फ्रीक्वेंसी है तो उसकी वजह से भी स्पर्मेटोज़ोआ डिफेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है? फीटल कॉजेज़ में ये हो सकता है कि हाइड्रोसेफलस हो सकता है, एनेन्सेफलस हो सकता है, साइफिलिस है, या डेसिडुआ की कोई डिजीज़ है, फीटल एनॉक्सिया है, कॉर्ड की डिजीज़ है, प्लेसेंटल इन्फेक्शन है, ठीक है? इन सब लास्ट वाले जो 3-4 डिजीज़ बताए ना, इन सब में क्या होगा? फीटस को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, इस्कीमिया और नेक्रोसिस हो जाएगा, ठीक है? हाइड्रोसेफलस क्या होता है? हाइड्रोसेफलस में जो वॉल्यूम होता है, हाइड्रो का मतलब वाटर और सेफलस का मतलब होता है क्रेनियल कैविटी, ठीक है? जो सीएसएफ का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? एनेन्सेफलस, ठीक है? वॉल्यूम ना होने के बराबर है ही नहीं। साइफिलिस है, ये आपको पता है कॉन्जेनिटल डिजीज़ है, ठीक है? साइकोजेनिक इरिटेबिलिटी या प्लेसेंटल डिजीज़ में ये हो सकता है कि एंडार्ट्राइटिस है, उसका रीज़न भी साइफिलिस होता है, क्योंकि साइफिलिस में जो ट्रिपोनीमा पैलिडम होता है ये ब्लड वेसल्स के एंडोथेलियम के अंदर ग्रो करता है। क्रोनिक नेफ्राइटिस है, स्मॉल फाइब्रस प्लेसेंटा हो गया। नर्वस कॉजेज़ के अंदर ये सडन फ्राइट है, ग्रीफ हो गया, वायलेंट एंकर है, शॉक, रिफ्लेक्स इरिटेशन हो सकती है, ब्लडर की रेक्टम या ब्रेस्ट की वजह से, पॉइजनिंग में लेड पॉइजनिंग या फास्फोरस पॉइजनिंग बता चुका हूँ, अल्कोहल की वजह से फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है? सिस्टमिक डिजीज़ में स्मॉल पॉक्स है, वायरस डिजीज़ है, स्ट्रेप्टोकोकस का डिजीज़ होता है, ठीक है? टाइफाइड होता है, साइफिलिस होता है, यूट्राइन और मैटरनल कॉजेज़ में ओवरी का ट्यूमर हो सकता है, यूट्रस का ट्यूमर हो सकता है, पॉलिप हो सकती है जो कि बिनाइन ट्यूमर होते हैं, इन्फ्लेमेशन हो सकती है, या कुछ ज़्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सकता है ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की वजह से। अब ये थे नेचुरल अबॉर्शन, दूसरा होता है आर्टिफिशियल अबॉर्शन, ठीक है? अब आर्टिफिशियल अबॉर्शन में
कोई नेचुरल कॉजेस नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे डायरेक्ट इंटरफेरेंस होगी प्रेगनेंसी के साथ, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल अबॉर्शन। अब आर्टिफिशियल अबॉर्शन भी दो टाइप का होता है, एक होता है लीगल या जिसको जस्टिफाइबल अबॉर्शन बोलते हैं, दूसरा क्रिमिनल होता है, ठीक है। अब लीगल या जस्टिफाइबल जो होगा पॉजिटिव इंटेंट के लिए होगा, ठीक है, गुड फेथ के लिए होगा। लेकिन जो क्रिमिनल अबॉर्शन होता है यहाँ पर क्या होगा कि ये क्रिमिनल इंटेंशन के साथ होगा, जिसका मेन पर्पस ये होगा कि जो कॉन्सेप्टस होते हैं उसके प्रोडक्ट से जान छोड़े, यानी यानी जो बाजू का ऐसा होता है कि जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में कुछ हराम रिलेशनशिप होती है, तो उसकी वजह से अगर कोई प्रेगनेंसी आ जाती है तो बॉयफ्रेंड ये कहता है कि हम इस हमल को ज़ाया करवा देते हैं, ठीक है। अब लीगल या जस्टिफाइबल अबॉर्शन क्या होता है कि इसको प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के अंदर डिफाइन वगैरह किया गया, ठीक है। तो इसके भी मज़ीद 4 ग्राउंड्स होते हैं, 4 रीजंस होते हैं। पहला थेरापेटिक, यूजेनिक, ह्यूमैनिटेरियन और सोशल होता है, ठीक है। यहाँ पर ये अबॉर्शन लीगल होता है, जस्टिफाई कर सकते होते हैं, ठीक है। पहला थेरापेटिक ग्राउंड होता है। थेरापेटिक ग्राउंड में ये होगा कि अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया गया तो उसकी वजह से या तो प्रेग्नेंट वुमेन की लाइफ को खतरा है, या लाइफ को खतरा नहीं तो उसको फिजिकल और मेंटल इंजरी लग जाएगी, और वो भी काफ़ी ज़्यादा सीवियर इंजरी, ठीक हो गया। अब इसकी इंडिकेशन क्या हो सकती है, मिसाल के तौर पर नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, या यूट्राइन हैमरेज का खतरा है, ठीक है, मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म है, हार्ट डिजीज़ है, प्रेगनेंसी की टॉक्सीमिया प्रेगनेंसी है, ठीक है, प्रेक्लेम्सिया जिसको बोलते हैं, थ्रेटेंड इंसैनिटी है। तो इन इंडिकेशन के अंदर थेरापेटिक ग्राउंड्स को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, जस्टिफाइबल अबॉर्शन करवा देते हैं, ठीक है। इसके बाद यूजेनिक ग्राउंड्स, ठीक है। यूजेनिक ग्राउंड्स में ये होगा कि अगर जो बच्चा पैदा हुआ तो वो या तो एबनॉर्मल होगा, माजूर होगा, मफलूज होगा, वो आगे सर्वाइव नहीं कर सकता। अब उसके क्या क्या इन्फेक्शन वगैरह कौन क्या क्या इंडिकेशन हो सकते हैं, स्मॉल पॉक्स है, जर्मन मीजल्स है, चिकन पॉक्स हो गया, वायरल हेपेटाइटिस है, ठीक है, ये हो सकता है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में क्या होगा कि अगर किसी ने रेप किया, ज़्यादती किया, ठीक है, तो उसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गया, ठीक हो गया, तो उसको प्रेगनेंसी को ख़त्म कराने के लिए, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो जाती है तो उसको बहुत ज़्यादा दुख होगा, ठीक है। तो उस मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, मेंटल इंजरी को प्रिवेंट करने के लिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को यूज़ करती है। लास्ट है सोशल और एनवायरमेंटल ग्राउंड होती है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि वुमन के पास किसी वुमन को अगर हार्ट डिज़ीज़ है, ठीक है, और उसकी मदद करने वाला प्रेगनेंसी में कोई नहीं है, ठीक है, और वो अगर कोई काम करेगी तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी जान को या उसके बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, या कोई अगर नया आने वाला है तो नया आने वाला आगे फाइनेंशियल इशू क्रिएट कर सकता है। पहले से खाने-पीने में डिफ़िकल्टी हो रही है, पहले से पैसे ही नहीं है हमारे पास, और अगर नया बच्चा आ गया तो उसके लिए पैसे कहाँ से आएँगे? हालाँकि ये बात गलत है। नेक्स्ट ये हो सकता है कि पहले से अगर कोई बच्चा पैदा हुआ लेकिन वो एब्नॉर्मल है, जिस तरह डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं, जो डाउन सिंड्रोम के जो होते हैं चिल्ड्रन होते हैं, पहला एक एब्नॉर्मल चिल्ड्रन होता है, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो बच्चा होने वाला होता है उसमें भी एब्नॉर्मेलिटी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है जैसे-जैसे मदर की एज बढ़ती है, ठीक है। अब टर्मिनेशन ऑफ कोई रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, इमरजेंसी केसेज़ है, नॉन इमरजेंसी केसेज़ वैसे किसी काम के नहीं है, आप इसको ना पढ़ना। इसके बाद है क्रिमिनल अबॉर्शन है। क्रिमिनल अबॉर्शन क्या होगा, अनलॉफुल एक्सपल्शन होती है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्टस, और ये या तो क्वालिफाइड डॉक्टर या अनक्वालिफाइड डॉक्टर कोई भी कर सकता होता है, ठीक है। नॉर्मली ये जो क्रिमिनल अबॉर्शन होती है 2 से लेकर 3 महीने तक परफॉर्म कर लिए जाते हैं। इनका मेन पर्पस क्या होता है कि जो बच्चा है उससे जान छुड़ाई जाए, और ये मेनली उसी कंडीशन के अंदर होगा जो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स इलिसिट होता है, ठीक है, इल्लीगल होता है, ठीक हो गया। इस केस के अंदर क्या होते हैं, क्रिमिनल अबॉर्शन परफॉर्म किया जाता है। या ये हो सकता है कि अगर फैमिली कोई ज़्यादा बड़ी ना हो जाए तो उसके लिए भी क्रिमिनल अबॉर्शन कर लिया जाता है, ठीक हो गया, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है डॉक्टर्स एंड क्रिमिनल अबॉर्शन, वैसे टॉपिक वैसे कहते हैं काम करनी है। अब मेथड्स ऑफ अबॉर्शन है डिपेंडिंग अपॉन कौन सा पीरियड या किस स्टेज के ऊपर अबॉर्शन परफॉर्म किया गया है, ठीक है। तो पहला फर्स्ट पीरियड के अंदर डिफरेंट मेथड होती है, सेकंड पीरियड के अंदर डिफरेंट मेथड है, और थर्ड के अंदर आपने डिफरेंट मेथड को पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो आया है वो ये वाला सवाल आता है, ड्रग्स कौन कौन सी यूज़ होती है, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्टिंग, डायरेक्ट एक्टिंग का कौन सी ड्रग है, तो मैंने यहाँ पे कुछ मिमोनिक्स लिखे हुए हैं, वैसे इनको नोट कर लेना, काम आ जाएगी आपके, ठीक है। अपनी ओके, फर्स्ट पीरियड के अंदर क्या होता है, ये कि वायलेंट एक्सरसाइज वगैरह करेगी, या कोई डाइट को ख़राब कर लेगी, हैवी डाइटिंग, या हॉट वाटर या कोल्ड वाटर बाथ वगैरह लेगी, अल्टरनेटिवली कभी हॉट कभी कोल्ड, परगेटिस वगैरह ज़्यादा अप्लाई करती है, या कोई हाइपोगैस्ट्रिक रीजन के अंदर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, या कोई लीड्स वजाना पे अप्लाई किया है, या वायलेंस प्रोड्यूस किया वजाना के ऊपर, ठीक हो गया, तो ये वायलेंस वगैरह में आ जाती है, ठीक है। जनरल वायलेंस क्या करवाती है, वो पैलेट की को कंजेस्ट करवा देती है, और यूट्रस और मेम्ब्रेन के दरमियान हैमरेज देखने को मिल सकता है। लोकल वायलेंस क्या होगा, जनरल का मतलब ओवरऑल पूरी बॉडी के ऊपर वायलेंस या तशद्दुद या फोर्स अप्लाई की गई है, लोकल का मतलब स्पेसिफिकली वजाना के ऊपर या जेनिटेलिया के ऊपर, ठीक है। तो वहाँ पे लोकल इरिटेशन की वजह से सेप्टिक अबॉर्शन हो सकता है, मेम्ब्रेन के रप्चर होने के बजाय सर्विक्स डायलेक्ट हो सकता है। सेकंड पीरियड के अंदर क्या होगा, ड्रग्स यूज़ की जाती है। ड्रग्स भी दो टाइप की होती है, डायरेक्ट एक्टिंग और इनडायरेक्ट एक्टिंग। तो डायरेक्ट एक्टिंग के लिए आपने ये पैच क्यू है, ठीक है, पैच क्यू में कौन कौन सी आ जाती है, पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट आ सकता है, ठीक है। ई से क्या होगा, एरगट होगा। सी एच से मैंने वैसे क्या लिखा था, मुझे खुद भूल गया वैसे,
तो आई थिंक सी से कॉटन वूल बार्क है, ठीक है, नहीं सी से कॉटन वूल है, एच से हिस्टामीन और क्यू से क्या क्यूनिन है। तो ये एक्बॉलिक्स होती है, ये क्या करती है, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती है। दूसरी इमेनोगॉक्स होती है जो कि मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो को बढ़ा देती है सर्विक्स से, तो इसमें सिंथेटिक एस्ट्रोजन आ जाती है, बोरेक्स आ जाता है, एपियोल आ जाता है। इसका मीमोनिक मैंने बनाया था वैसे, तो इसका मीमोनिक था आई थिंक, इसका मीमोनिक बेस था, बेस, ठीक है। तो बी से बोरेक्स, ए से एपियोल, एच से सिंथेटिक एस्ट्रोजन, ठीक है, बेस PHQ, और इसका मिमोनिक है H2P2E3, सॉरी E2, H2P2E2, ठीक है। तो इसमें इमेटिक्स आ जाते हैं, परगेटिव्स आ जाते हैं, एसेंशियल ऑयल आ जाती है, हैवी मेटल्स और पॉइजनिंग वगैरह आ जाती है, ठीक हो गया। अब H2P2, अब इनमें क्या क्या बनते हैं, वैसे मुझे खुद वैसे भूल गया कि किस तरह से बनते हैं, लेकिन आपने ये पढ़ना है कि जो पहला एजेंट है इमेटिक्स, इमेटिक्स क्या करते हैं, जीआईटी को वॉलेंटरी स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाती है, फाइनली क्या हो जाएगा, अबॉर्शन हो सकता है। परिगेटिव क्या करती है, इंटेस्टिनल पेरिस्टालसिस को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से अबॉर्शन हो जाएगा। एसेंशियल ऑयल्स क्या होती है, ये हमारे जीआईटी को इरिटेट कर देती है, जीआईटी नहीं बल्कि जेनिटो यूरिनरी ट्रैक को इरिटेट कर देती है, जिसकी वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, इन सब के अंदर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना, जिसकी वजह से प्रीमेच्योर एक्सपल्शन हो जाएगी। कुछ हैवी मेटल्स होते हैं जो कि यूट्रस की टोनिक कॉन्ट्रैक्शन करवा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेड होता है, आर्सेनिक है, मरकरी है, और कुछ पॉइजन्स भी होते हैं जो कि डायरेक्टली एक्ट करते होती है, जिसमें कैंथेराइड्स है और मदर आ जाती है। कुछ थर्ड पीरियड के अंदर और फोर्थ पीरियड के अंदर मैकेनिकल वायलेंस परफॉर्म की जाती है, ठीक है, और ये वैसे यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है कि दाइस वगैरह करती है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या मेथड आ सकते हैं, सेल्फ इंस्ट्रूमेंटेशन है, अबॉर्शन की स्ट्रिक्स होती है, ठीक है, और कुछ कह सकते हैं कि सिरिंज से कुछ फ्लूइड सप्लाई करते हैं, मेम्ब्रेन को रप्चर करते हैं किसी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से, या यूट्रस को खुद ही इवैक्यूएट करते हैं इंडेक्स फिंगर से, या लास्टोसिटी को यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें हेयर पिन्स, सॉरी लास्टोसिटी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लिखी हुई है। इसके अलावा कुछ और ऑब्जेक्ट भी यूज़ किए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हेयर पिन्स है, नीटिंग नीडल्स है, पेंसिल्स वगैरह, ठीक हो गया। तो ये अबॉर्शन की क्लासिफिकेशन थी या मेथड से ऑन द बेसिस ऑफ दियर एप्लीकेशन ऑफ पीरियड के, किस पीरियड में या प्रेगनेंसी के किस स्टेज में अप्लाई होती है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पे कुछ क्लासिफिकेशन लिखी हुई है अकॉर्डिंग टू द स्किल, अनस्किल्ड अबॉर्शन, सेमी स्किल्ड अबॉर्शन है, या स्किल्ड अबॉर्शन, ठीक है। और क्रिमिनल अबॉर्शन की क्या कॉम्प्लिकेशन है, ये एग्जाम में सवाल आता होता है, ठीक है, क्रिमिनल अबॉर्शन की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है, ओके। तो क्रिमिनल अबॉर्शन की 3 टाइप की कॉम्प्लिकेशन होती है, एक होती है इमीडिएट, दूसरी इंटरमीडिएट होती है, तीसरी लेट होती है। इमीडिएट फ़ौरन ही पहले दिन पे आ जाएगी, इंटरमीडिएट 2 से लेकर 4 दिन, और लेट वाली 1 हफ्ते के बाद होती है। इमीडिएट के अंदर क्या होगा, हैमरेज होगा और शॉक हो सकता है, जिसके हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है, वेगल स्टिमुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, और एयर और फैट एम्बोलिज्म भी हो सकता है, ठीक है, या अगर हाई प्रेशर से एयर को इंट्रोड्यूस करते हैं सर्कुलेशन के अंदर। इंटरमीडिएट के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल सेप्टिसीमिया हो सकता है, या कंटिन्यूस हैमरेज की हो सकता है, किस वजह से कि प्लेसेंटा का कुछ पार्ट रह गया, या यूट्रस रप्चर हो गया, रीनल फेलियर हो सकता है, टेटनस हो सकता है। लेट के अंदर क्या होगा, पायरेक्सिया हो सकता है, बुखार हो सकता है, सेल्युलाइटिस हो सकता है, पल्मोनी बॉलिज्म है, गैंग्रीन है, मेनिंजाइटिस है, टेटनस है, सेप्सिस है, पॉइजनिंग है, ठीक है। तो ये सारे जो स्टेप्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्लो होते हैं, तो आपने याद रखना है इमीडिएट, इंटरमीडिएट और लेट फेजेस। अब मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या होते हैं अबॉर्शन के, ठीक है। तो पहला मेडिको लीगल अबॉर्शन ये मेडिको लीगल एस्पेक्ट ये है कि अबॉर्शन की वजह से डेथ वगैरह हो सकती है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली 80% केसेस के अंदर अगर अनस्किल्ड अबॉर्शन परफॉर्म किया गया है। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर किसी ने अबॉर्शन कराने की कोई नियत नहीं थी, लेकिन अगर कोई चोट वगैरह हादसा हो गया या लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसकी वजह से भी अबॉर्शन हो सकता है, तो इस केस के अंदर इसकी मेडिको लीगल जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक हो गया, ओके। या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कभी वुमन होती है, उसने अबॉर्शन करवाया होता है और वो छुपाना चाह रही होती है, तो इसको भी पता चलाने के लिए हम चेक करते हैं, ठीक है। या ये हो सकता है कि अगर कोई व्हीकल एक्सीडेंट था या कोई फ्लाइट या मेडिकल कंडीशन की वजह से अबॉर्शन हो सकता है, तो उसके लिए कंपनसेशन वगैरह प्रोवाइड की जाती है अगर एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। तो ये थे कॉम्प्लिकेशन ऑफ अबॉर्शन। अब इसके बाद नेचुरल और क्रिमिनल अबॉर्शन में कुछ फ़र्क लिखा हुआ है, तो आपने एक बात तो नोट करनी है कि यहाँ पर सब चीज़ों को आपने एब्सेंट कर देना, नेचुरल के अंदर और क्रिमिनल के अंदर सब चीज़ें क्या होगी, प्रेजेंट होगी। फॉर एग्जांपल जो कॉज होगा वो नेचुरल, यहाँ पे क्रिमिनल, बाकी सब चीज़ें क्या होगी, क्रिमिनल अबॉर्शन के अंदर प्रेजेंट होगी, इसमें एब्सेंट होगी। जेनिटल इंजरी क्रिमिनल में होगी, फॉरेन बॉडी क्रिमिनल में होगी, वायलेंस के साइन, तशद्दुद या फोर्स के साइन इसमें देखने को मिलेंगे, ड्रग्स इसमें ये देखने को मिलेगी, फीटल इंजरी इसमें देखने को मिलेगी, सेप्सिस या वुंड्स देखने को मिलेंगे, वो भी क्रिमिनल के अंदर देखने को मिलेंगे। तो आपने क्या करना है, सिर्फ नेचुरल वाले को एब्सेंट कर देना है, इसमें प्रेजेंट कर देना है, उन पॉइंट्स को याद कर लेना है, तो सारा काम आपका हो जाएगा। ओके, तो हमने चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस कर लिया है। माना कि बहुत ज़्यादा बोरिंग चैप्टर है जिसको डिस्कस कराने का भी दिल नहीं करता, लेकिन मजबूरी है, फोरेंसिक में कभी कभार सवाल आ जाता है। सेक्सोलॉजी से और सेक्सोलॉजी है चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11। तो चैप्टर नंबर 10 तो को हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया है कंप्लीट। अब चैप्टर नंबर 9 के ऊपर वीडियोज़ इंशाल्लाह ताला कल आ जाएगी, और चैप्टर नंबर 11 परसों फिर, ठीक हो गया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना, इतनी मुश्किल से इसको डिस्कस कराना, और जो बंदा इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा तो मैं यही एज्यूम करूँगा कि वो बहुत ज़्यादा साबित कदम है, ठीक है, वो काफ़ी पेशेंट है।
मतलब मरीज वाला पेशेंट नहीं, वो सबर वाला बंदा है। ठीक हो गया? तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना।